नमस्कार। तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज लोकसभा सन 2024 के बीच में आपकी मुलाकात करा रहा हूं। वैद्य सुभाष श्रीवास्तव, अध्यक्ष काशी मंडल वैद्य सभा वाराणसी व विश्व आयुर्वेद परिषद के संरक्षक काशी प्रांत वैद्य सुभाष श्रीवास्तव जी से। आप वाराणसी के जाने माने ख्याति प्राप्त आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और आज मिलवाने का मकसद ये है कि जो भी नई सरकार आ रही है, जो सरकार अभी तक चली, पूर्व में कई वर्षों तक आजादी के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय रहा, लेकिन वो स्वास्थ्य मंत्रालय कहीं ना कहीं सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन का मंत्रालय बन के रह गया था और स्वास्थ्य के नाम पर उस विभाग ने न आयुर्वेद को ज्यादा बढ़ावा दिया, न एलोपैथियों को, यहां तक कि योग तक पे ध्यान नहीं दिया। तो पर्पज यह है कि उसके बाद कई वर्षों बाद आयुष मंत्रालय का गठन हुआ। उसके बाद थोड़ी बहुत उन्नति जरूर हुई, लेकिन उसमें भी 5 पैथियों को मिला के वो मंत्रालय बना। उसके बाद जहां तक अनुभव है, कुछ जानकारी है कि बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया जाता है, वो सबसे ज्यादा फिर भी कहने के लिए वो स्वास्थ्य मंत्रालय चला जाता है कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन, या वो इसको कहिए एलोपैथ मंत्रालय वो बन के रह गया। और भारत जैसे देश में पुरातन पद्धति का कितना हरासमेंट हुआ, कितना उसका जो जरूरत थी समाज तक वो पहुंचा नहीं, और जो पहुंचाने की कोशिश भी की उनको भी कहीं ना कहीं दरकिनार करने की पूरी कोशिश की गई और आज भी की जा रही है। उस विषय पे चर्चा करेंगे डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव जी से और ये जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि क्या उम्मीदें हैं आने वाली जो भी सरकार बने आयुर्वेद के लिए खासकर क्या कार्य करे कि जिससे हमारे जनमानस का भला हो। स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ दवाएं ना परोसी जाए, और कुछ दवाएं ऐसी हैं जो बाद में मरीज खुद कहता है कि हम लगातार खाते खाते परेशान हो गए, यहां तक उसको खाने का स्वाद तक ठीक से नहीं समझ में आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? डॉक्टर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज की परिस्थिति में आयुर्वेद को लेकर के कितनी जागरूकता लोगों में आ रही है? भारत सरकार के एक सर्वेक्षण के अनुसार आज से 15 वर्ष पहले देश की 67% जनता किसी न किसी रूप में आयुर्वेद चिकित्सा को ग्रहण कर रही है और जुड़ी हुई है, चाहे प्रातःकाल रसाहार हो, फलाहार हो या जलाहार हो। यह 15 साल पहले की रिपोर्ट है। जब बिंदा करात और रामदेव जी का प्रकरण हुआ था तब एक सर्वेक्षण किया गया था, यह उसकी रिपोर्ट है। आयुष मंत्रालय का गठन 2003 में नवंबर महीने में अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा किया था धन्वंतरी जयंती के दिन। वहीं पर आयुष मंत्रालय का गठन हुआ था। मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन और इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, जिसके अंतर्गत इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी का समावेश किया गया था। आज की तिथि में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आयुष मंत्रालय अलग है और आयुष के अंतर्गत आप सभी लोगों को नई जानकारी दे रहा हूं, स्वारयप्पा तिब्बती आयुर्वेद को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। आपने अभी अभी बजट की चर्चा किया है कि अधिकतर भाग पैसे का एलोपैथी में चला जाता है, तो सिर्फ 4% आयुष में मिलता है, बाकी 96% एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर ही खर्च होता है। दुखद पक्ष यह है कि यह 4% भी
हमारे अधिकारी खर्च नहीं कर पाते, उसमें से इस साल ही कई करोड़ रुपया सरकार को वापस कर देना पड़ा 31 मार्च की, यही रिपोर्ट है। तो सब जोड़ घटा करके परिस्थितियां ये हैं, आयुर्वेद के लोगों को भी जागरूक होना होगा और सरकार को उस पर कड़ाई से लगाना होगा। नई सरकार से हम ये अपेक्षा करेंगे, चाहे जिस भी पार्टी का हो, वह दायित्व सबको ग्रहण करने के लिए कहे और कहे अपनी अपनी जिम्मेदारी 100% पूरा कीजिए। यदि वो जिम्मेदारी नहीं पूरा करेंगे, पैसा नहीं खर्च होगा, जनता को सही औषधियां नहीं मिलेंगी, सही रूप से उनका खान पान रहन सहन पथ्य अपेक्ष नहीं होगा, स्कूल कॉलेजों में आयुर्वेद के बारे में बताया नहीं जाएगा, बच्चों को प्रारंभ से समझाया नहीं जाएगा, तो समस्याएं आयुर्वेद की जो आज हैं वो आने वाले दिनों तक बनी रहेंगी। बहुत सुखद संयोग है आज के दिन आप लोग बात कर रहे हैं। आज ही के दिन, कल क्या शाम का है, कुल एक कंपनी है हरिद्वार की जिसकी कुछ दवाओं को सरकार ने, एलोपैथी वालों ने बैन लगवा दिया था। कल शाम को उस पर सभी दवाओं का बैन समाप्त हो गया है। ये सुखद पक्ष बता रहा हूं। कहने का मतलब कि एक विशेष पक्ष है जो हम लोगों को हमेशा दबाना चाहती है और हम लोग इससे संघर्ष भी कर रहे हैं। जो आने वाला सरकार हो इस पर भी ध्यान दे। कोई पैथी वाला किसी दूसरी पैथी के जो नहीं पढ़ा है उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आदेश उसके पास नहीं होना चाहिए, न अधिकार होना चाहिए। जनता में भी एक बड़ा भ्रम हो गया है कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, एलोपैथ की दवा खाएंगे। जैसे कभी कभी देखते हैं कि जो डॉक्टर नहीं भी है, जैसे मेडिकल स्टोर वाले खासकर, इतना दवाओं का प्रचार टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आता है, तो सर्दी बुखार हुआ कुछ हुआ, वो बिना किसी डॉक्टर के को दिखाए प्रिस्क्रिप्शन दिए वो मेडिकल स्टोर से कोई दवा खा ले रहे हैं, बुखार ठीक हो जाए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आमतौर पे आयुर्वेद क्या कहता है, जैसे कई खासकर कुछ ऐसी परिस्थिति आई थी कि लोगों ने कहा काढ़ा पियो बुखार वगैरह के लिए, ऐसी चीजों के लिए। तो आपने जैसे कहा स्कूल कॉलेज में इसका समावेश होना चाहिए, शिक्षा में आना चाहिए। आज को क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार जो भी थी या आने वाली, आपकी जानकारी में ऐसा कुछ है कि इसकी कोई प्रक्रिया चल रही है? हाँ, भोपाल में आलोक भारती का कार्यालय है, वहां से आयुष मंत्री अशोक वाफड़े जी उसको देख रहे हैं और हम लोगों का प्रयास ये, घर घर आयुर्वेद प्रत्येक कॉलेजों में छात्रों के बीच हम लोग जाएंगे और प्रबोधन देंगे कि इस मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यदि आपने पूरी खा लिया है, उसकी वजह से आपके पेट में तकलीफ है, तो सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए। या मूली खा लिया है, उसकी वजह से कुछ तकलीफ है, तो वहां पर गुड़ खाइए। इस प्रकार की बातें हम लोग मौसम के अनुसार, समय के अनुसार, आहार के हिसाब से बता रहे हैं। कल हम लोगों का एक था बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के इंटर कॉलेज में दिया गया है और सोमवार को 9 बजे हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में हम लोग बच्चों के बीच रहेंगे और इसी बात को जागरूकता लाने के लिए हम लोग बताएंगे। ये हम लोगों का प्रयास है, सरकार इसमें हम लोगों का सहयोग कर रही है। आयुर्वेद चिकित्सक खास, जिसको डिग्री के तौर पे बीएमएस कहा जाता है और अन्य जगह और भी नाम होगा वो डिग्री का, चिकित्सकों का कितना इसमें जो है अभी योगदान होना चाहिए? और चिकित्सकों ने भी कहीं ना कहीं इसको नुकसान पहुंचाया है। जो बहुत ऐसे चिकित्सक हैं वो अब डिग्री लिए एलोपैथ और आयुर्वेद की और चिकित्सा करने लगते हैं ज्यादातर एलोपैथ की मेडिसिन से। आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पर किस तरह से रोक लगानी चाहिए और एलोपैथ में खासकर नाड़ी विज्ञान को कैसे जोड़ना चाहिए? क्योंकि लोग किसी भी चिकित्सक के पास जाते हैं, वो इतना जो है जांच लिख देता है कि सामान्य आदमी के लिए कराना ही मुश्किल है और पैसा भी बहुत लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आयुर्वेद चिकित्सकों का ही सबसे अधिक दायित्व है आयुर्वेद चिकित्सा के उत्थान, विकास, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी और विश्वव्यापी बनाने के लिए। किसी भी चिकित्सक को रसी, नसी और यसी होना चाहिए। रसी से तात्पर्य यह है कि औषधियों के बनाने की क्रिया और प्रक्रिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए। नसी का मतलब अभी आपने जिस नाड़ी विज्ञान की चर्चा किया है, वो नाड़ी पर हाथ रखे तो उसको कम से कम इतना तो मालूम हो जाए कि वात का प्रकोप है, पित्त का है कि कफ का है। और यसी का मतलब समाज में उसकी एक सुंदर प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसकी चोर बेईमान इस टाइप की चरित्रहीनता की प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। ताकि ये वैद्य शब्द जो है वह विद धातु से बना है। विद एक संस्कृत का धातु है, आप लोग जानते हैं, विद्वत समाज के हैं। इसका मतलब होता है, विद का मतलब होता है विद्वान
अर्थात जो आयुर्वेद का विद्वान है, समझदार हो, उसे ही वैद्य कहते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है हमारे चिकित्सकों की सबसे ज्यादा है। ये 3 प्रक्रिया आती है। औषधि विक्रेताओं की भी पूरी जिम्मेदारी होती है, पूरी जिम्मेदारी आयुर्वेद छात्रों की होती है, पूरी जिम्मेदारी हमारे आयुर्वेद अध्यापकों की होती है, और आयुर्वेद चिकित्सक जो सीधे जनता से जुड़ते हैं उनकी सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है। इसको मैं स्वीकार करता हूं और हम इस पर प्रयास कर रहे हैं। और हमारी संगठन, अगर राष्ट्रीय स्तर पर इस साल मीटिंग होने वाली है हमारी, हम लोग इसको रखेंगे। जो भी नई सरकार होगी उसके पदाधिकारी आते हैं, सर्वोच्च पदाधिकारी आते हैं, हम लोगों की बात, आप लोगों को जानकारी इसकी नहीं होगी। 1977 में आयुर्वेद का एक अधिवेशन शिमला में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई थी और स्वास्थ्य मंत्री ये राजनारायण जी थे। तो उन्होंने वहीं पर तो आयुर्वेद को पहला घोपड़ा हम लोगों के सामने हुआ था कि आयुर्वेद को एलोपैथी के बराबर वेतन दिया जाएगा। जब एलोपैथी के बराबर वेतन मिल गया तो एलोपैथी के बराबर परिश्रम भी हमें ही करना होगा, और एलोपैथी के समकक्ष नहीं, कम से कम एलोपैथी से थोड़ा आगे प्राचीन चिकित्सा इसको ले आना होगा। इसके लिए सभी आयुर्वेद चिकित्सकों का संयुक्त दायित्व है। इसके लिए सभी मिलजुल कर प्रयास करेंगे, तभी आयुर्वेद सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी होगा। हमने तो खासकर इसीलिए आपसे साक्षात्कार के लिए समय लिया, और समय इसलिए कि भाई हम चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। तो नई सरकारों की जो भी है, आयुर्वेद के कितने कॉलेज अभी हैं, और उसमें आपके हिसाब से आबादी के हिसाब से कितने नए कॉलेज की जरूरत है, कुछ अनुमान? उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद के लगभग 100 कॉलेज तक पहुंच चुके हैं। 4 कॉलेज मान्यता की स्थिति में हैं और इनको मान्यता मिल जाएगी। जौनपुर और आजमगढ़ में अभी एडमिशन नहीं हुआ है, और एक चंदौली में नया कॉलेज खुलने वाला है। जैसे ही खुलेगा वैसे ही 100 कॉलेजों की संख्या हमारी पहुंच जाएगी। और किसी कॉलेज की हमारे 60 की डिस्टेंट है, किसी की 100 की डिस्टेंट है, तो इतने चिकित्सक अब निकल जाएंगे कि हम लोगों के पास चिकित्सकों की कमी आयुर्वेद की नहीं होगी। आपने अभी कहा है कि आयुर्वेद की जो डिग्री लेते हैं वास्तव में आयुर्वेद के चिकित्सा 100% नहीं करते। तो हमारा प्रयास यह है कि वो 100% आयुर्वेद चिकित्सा करें, और उनसे करवाने के लिए हम लोग सभी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। जिसके थोड़ी बहुत ज्ञान की कमी है उनको पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज से 15 दिन पहले हम लोगों ने किया पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, मतलब आपको जो कुछ जानकारी नहीं है उसको हमसे ग्रहण करना चाहते हैं तो हम देंगे उसको, और एक टीम बनाई गई है, इसके लिए किया जा रहा है। बौद्धिक उत्थान के लिए, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए हमारी पूरा, और नई सरकार से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आए, जब भी जो भी आए, जिस प्रकार से भी आए, वो आयुर्वेद को सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी बनाए, और आयुर्वेद का जो बजट है उसको 100% उपयोग के लिए अलग से अधिकारियों की एक कोर कमेटी का गठन करे। हमारे जिले में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी हो या सीएमओ हो, सबका दायित्व ग्रहण करे, सबको कितना कर्म करना है, कितना सबके कर्तव्य है, पहले ये बहुत जरूरी है कि अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। आज के डेट में आयुर्वेद विभाग के लगभग आधे अधिकारियों का, कर्मचारियों का ड्यूटी चुनाव में लगा दिया गया। चलिए भाई, राष्ट्रीय कार्य में लगा दिया गया, लेकिन इससे कार्य प्रभावित हुआ, और विभाग के नहीं लगाए गए। चलिए, अच्छी बात है। चुनाव कार्य संपन्न होने के बाद पर जो नई सरकार आए ध्यान दे कि आगे से नए स्टाफ की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जा सकती थी। जिनसे लड़के बेरोजगार पड़े उनसे ये काम लिया जा सकता था, महीने में ट्रेनिंग देकर के। कोई बहुत बड़ा टेक्निकल काम तो था नहीं वो, फिर भी जो हुआ आयुर्वेद के लिए आगे अच्छा हो। नई सरकार आएगी तो हम लोग उससे मीटिंग करेंगे और आयुर्वेद को सुदृढ़, मजबूत, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, उससे भी थोड़ा ऊपर विश्वव्यापी बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद आपका। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे आयुर्वेद को लेकर के, आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सकों को क्या क्या सुधार होने चाहिए। आपने अपनी कमी के बारे में भी कुछ बातचीत स्वीकारा भी। उम्मीद करते हैं आने वाली सरकार हमारी पुरातन पद्धति को आगे बढ़ाएगी। इसी उम्मीद के साथ फिर किसी नए विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विशाल जी, धन्यवाद।